रेडी स्टार्ट। नए भारत के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व के बिना हम कभी भी दुनिया से स्पर्धा नहीं कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं। पूछा जाना चाहिए कि इन सालों में केंद्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया है। इस सवाल का जवाब तभी दिया जा सकेगा जब हम पहले यह जानें कि मोदी को विरासत में कैसी शिक्षा प्रणाली मिली थी और शिक्षा में कोई भी गंभीर सुधार लाने की राह में कड़ी चुनौतियां कौन सी है। सबसे पहली बात तो यह है कि क्या इसमें कोई संदेह है कि पूरे देश के वामपंथी झुकाव रखने वाले कॉलेज कैंपसों में एक मोदी विरोधी युवा आंदोलन छेड़ा गया था। जेएनयू इसमें अग्रणी था। मैं उस संघर्ष का साक्षी रहा था और मैं जेएनयू में इकलौती ऐसी आवाज़ था जो उस समय दूसरे पक्ष को सामने रख रहा था। लेकिन बात केवल जेएनयू तक ही सीमित नहीं थी। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जादवपुर यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, एमयू आदि अनेक कैंपसों में अगर देश विरोधी नहीं तो भाजपा विरोधी और सरकार विरोधी आंदोलन तो निश्चय ही छेड़े गए थे। इन सभी के सूत्रधार वाम और इस्लामिस्ट विचारधाराओं से प्रेरित थे। उन्हें विपक्षी पार्टियां समर्थन प्राप्त था। यह देश का सौभाग्य था कि वे तमाम आंदोलन नाकाम साबित हुए और उनके कर्णधारों में से कोई जेल में है, किसी ने पार्टी बदल ली और कोई राजनीतिक रूप से हाशिए पर है। इस उग्र और नकारात्मक छात्र राजनीति के अलावा जाति आधारित कोटा प्रणाली ने भी शिक्षा प्रणाली को बंधक बना रखा है। आज देश के हर सार्वजनिक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तकरीबन हर सीट किसी जाति या पिछड़े वर्ग या अन्य के लिए आरक्षित हो चुकी है। ऐसा लगता है कि आज शिक्षा या किसी सरकारी क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए सबसे बड़ी पात्रता किसी वंचित वर्ग से होना है। इसका यह मतलब है कि पिछले दशक में लाखों युवाओं ने अरबों डॉलर खर्च करके देश से बाहर नौकरी या वैसी शिक्षा पाने का प्रयास किया है जिसके लिए वे अपने देश में भी भुगतान करने को तैयार थे, लेकिन वह उन्हें उपलब्ध नहीं थी। भारत को दुनिया का एजुकेशन हब बनाना तो दूर, आज तो हम अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को देश से बाहर धकेल दे रहे हैं। जैसा कि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने गए 60,000 छात्रों की संख्या से प्रमाणित होता है। जटिल और अंतहीन कोटा, अल्पसंख्यक संस्थान, राजनेताओं व भूमाफियाओं द्वारा संचालित कॉलेज, अनियमित निजी संस्थान, इन सब ने भारत में उच्च शिक्षा का नाश कर दिया है। इसके मूल में है राजनीतिक हस्तक्षेप, वोट बैंक राजनीति, विशेष हितों का तुष्टीकरण, पक्षपात और जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, नस्ल के नाम पर सौदेबाजियां। यही कारण है कि आज हमारे अधिकतर ग्रेजुएट्स अगर नकारा नहीं तो बेरोजगार जरूर है। प्राथमिक शिक्षा में तो और अराजकता है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो सरकारी स्कूलों की दशा शोचनीय है।
इस कारण निजी और शोषक स्कूल संचालक इंग्लिश मीडियम के नाम पर बाजार में छा गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जरूर अधिसूचित की गई है, जो एक बेहतर दस्तावेज है, लेकिन आज उसका जितना प्रचार किया जाए वह बताता है कि हम अभी तक टॉप डाउन अप्रोच से मुक्त नहीं हो सके हैं। ऊपर से एक नीति घोषित की जाती है जिसे देश में एक भीमकाय नौकरशाही तंत्र के द्वारा लागू किया जाता है। नेशन वाइड कॉमन एंट्रेंस एग्जाम से निश्चित ही केंद्रीय संस्थानों में एडमिशन के लिए हेरफेर कम होगी, लेकिन सब कुछ केंद्रीकृत और ऊपर से निर्देशित होने से स्वायत्तता और रचनात्मकता भी घटेगी। हमें नई नीति से ज़्यादा हर संस्थान में बेहतर प्रशासन की ज़रूरत है। शिक्षा प्रणाली में ज़मीनी स्तर पर सुधार जरूरी है। अगर हम गुणवत्ता को प्रोत्साहित करेंगे और प्रतिभाहीनता को हतोत्साहित करेंगे तो शेष अपने आप ठीक होता चला जाएगा। अनिर्णय में अनेक दशक बिता देने के बावजूद अब भी देश नहीं हुई है। छांदोग्योपनिषद में आया है, देश सौम्य, यह आरंभ में सत ही था, एक ही अद्वितीय था। हे सौम्य, ऐसा कैसे हो सकता है? असत से सत कैसे होगा? उसने सोचा, मैं बहु होऊं, मेरा विस्तार हो। उसने तेज उत्पन्न किया। तेज ने सोचा, मैं बहु होऊं, मेरा विस्तार हो। उसने पानी उत्पन्न किया। उन जलों ने सोचा, हम बहु होवें, हमारा विस्तार होवे। उन्होंने अन्न उत्पन्न किया। इन सब प्राणियों में तीन ही बीज अर्थात तीन ही जातियां या प्रकार होते हैं, अंडज, जीवज और उद्भिज। जीवन की इस परिभाषा को ध्यान में रखें तो स्पष्ट है कि सृष्टि के आदि नियम समकालीन भी है। कोई मूलभूत अंतर इनमें आ पाना असंभव ही नहीं है। फिर पिछले कुछ दशकों में ऐसा क्या हो गया कि हमें पृथ्वी पर जीवन ही संकट में दिखने लगा? यह संकट उपरोक्त वर्णित तीनों बीजों में साफ दिख रहा है। पशु पक्षियों, मनुष्य व पशुओं और वनस्पति जगत सब पर संकट है। यदि प्रकृति स्वयंभू है तो क्या उसे नष्ट किया जा सकता है? कुछ दशक पहले तक हम प्रकृति पर पुरुष की विजय की समारोहित कर रहे थे, परंतु वह तो वास्तव में क्रमबद्ध पराजय ही थी। हम जिस विकास पर्वत पर चढ़ रहे थे, उस प्रक्रिया में हम अपने उतरने के रास्ते स्वयं नष्ट करते जा रहे थे। पगडंडी को अपनाने की जगह हमने जो रास्ता बनाया वह धीमे धीमे चौड़ा होता गया। उस चौड़े रास्ते को बनाने में जो विकास ब्रांड का रोड रोलर इस्तेमाल हुआ, उसने उस सारी जमीन को बंजर बना दिया। उसे इतना सख्त कर दिया कि अब उसमें कोपलें फूटती ही नहीं। पृथ्वी ने लाखों करोड़ों वर्षों से अपने भीतर बहुत कुछ सहेज कर रखा था। मनुष्य ने जहाँ एक ओर प्रकृति का अतिक्रमण किया, वहीं दूसरी ओर उसने स्वयं अपना भी अतिक्रमण किया। उसका हर
कदम कमोवेश अमरत्व प्राप्ति को ही प्रेरित था। ऐसे में उसे लगा कि भविष्य तो उसका ही है। अमरत्व की वह प्रक्रिया उसे कम से कम लंबा जीवन देने में तो सक्षम हो ही गई। सन 1950 में विश्व जनसंख्या 2.5 अरब थी और आज 7.5 अरब है, यानी 3 गुना वृद्धि। इसी अनुपात में ग्रीन गैसों का उत्सर्जन भी बढ़ा है। हम पृथ्वी पर्यावरण या परिस्थिति को बचाने के लिए प्रयत्नशील ही नहीं हैं, हम सिर्फ अर्थव्यवस्था बचाना चाहते हैं, उपभोग बढ़ाना चाहते हैं। क्या इससे प्रकृति बच पाएगी? वास्तविकता यह है कि हम सिर्फ विकल्प ही तलाशते हैं, वैकल्पिक नज़रिया नहीं खोजते। हम हरित व्यवस्था चाहते हैं, लेकिन हरित तकनीक अमीर देशों की बपौती है। भारत कार्बन उत्सर्जन में भी कमी करेगा जब उसका स्तर यूरोप व अमेरिका के स्तर तक पहुंच जाएगा। 35 करोड़ का देश व 135 करोड़ का देश यदि समान मात्रा में प्रदूषण फैलाएंगे तो परिणाम क्या होगा? भारत 50 डिग्री तापमान पर शीशे की बाड़ी दीवारें बनकर तापमान वृद्धि रोकना चाहता है। हर घर में कार पहुंचाकर प्रदूषण रोकना चाहता है। हर खेत को रसायन निर्भर बनाकर नदियां बचाना चाहता है। बांध बनाकर नदी बचाना चाहता है।